फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रमन विनीत से बोला, अब इन सारी बातों को छोड़ और ये बता कि सौदा पक्का हुआ या नहीं। पूरा पक्का कराया हूँ और पैसा भी साथ में लाया हूँ। अब आगे। फिर अपनी जेब से एक कोर्ट का पेपर उसे देते हुए कहा, पहले तो इस पर दस्तखत कर दे। पर इसमें लिखा क्या है? रमन ने पूछा। इसमें ये लिखा है दोस्त कि तेरी बहन का तेरे से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो बालिग है और अपनी इच्छा से चाहे जहाँ जाए और चाहे जिसके साथ भी रहे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी मर्जी से जीने के लिए, और वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आज से मैं उसे अपने भाई बहन के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। ये कहते हुए विनीत ने उसके आगे 25,000 के नोटों की गड्डियाँ रख दी। रमन ने नोटों की गड्डियाँ देखते ही तुरंत उस कोर्ट के पेपर पर अपना दस्तखत कर दिया और फिर नोटों की गड्डियों को देखते हुए शराब की पूरी बोतल गटक गया और बोला, तू बहुत अच्छा है विनीत भाई, ये ले 1,000 रुपए अपना कमीशन और शहर में एक बढ़िया दारू की बोतल मेरी तरफ से पी लेना। विनीत ने उसे कहा, ये तो गलत बात है दोस्त, तुझे तो 20,000 ही मिल रहे थे, मैंने 5 ज्यादा दिलवाए हैं, तो इसका आधा 2500 बनता है ना। क्या तुझे गणित नहीं आती? आती है यार, आती है, सॉरी मैं भूल गया था। ये ले 1500 और। फिर गड्डी में से 1500 और निकाल कर उसे देते हुए कहा, अब बोल मेरी गणित मस्त है या नहीं? बहुत मस्त है यार तेरी गणित। अब तू मेरे को इजाजत दे, क्योंकि बिना बताए मैं यहाँ आ गया हूँ और अगर देर से घर पहुँचा तो न जाने कितने सवाल पूछ डालेगी, और तब उसकी मरने मारने वालों की लिस्ट में तेरे नाम के साथ साथ एक मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। मतलब भाई का डर और लिहाज बिल्कुल नहीं रहा उसे। पर कोई बात नहीं, अब तू पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए अब तू जैसे भी चाहे उससे निमट। और मैंने तेरे इस कागज पर दस्तखत कर उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और जब सारे रिश्ते टूट ही चुके हैं तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और हाँ, अब अगर उसने कभी इस गांव में आने की जरूरत की तो या मेरे को मारने के बारे में सोचा तो उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि दोस्त, अभी तक तो भाई के रिश्ते से उस पर थोड़ा बहुत रहम कर देता था मैं, लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता भी जब टूट गया तब दया किस बात की। इसलिए अब यही उसके लिए बेहतर है कि इस गांव को हमेशा के लिए भूल जाए और शहर के रहन सहन को अपना ले और ऐश करे। इतना कहते कहते शराब के नशे में वो अपना होश खो बैठा। शराबी भाई तो शराब के नशे में टुन हो चुके थे। विनीत चाहता था कि वो कुछ ऐसा जाल बुने कि रोशनी को वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि ये शराब की लत सिर्फ रिश्तों को ही तार तार नहीं करती बल्कि इंसान को भी अपराधी बना देती है। जो भाई सिर्फ 20,000 रुपए के लिए अपनी बहन का सौदा कर सकता हो, उस पर इतनी आसानी से भरोसा कोई कैसे कर सकता है? और वैसे भी एक शराबी के पास ही 20,000 रुपए कितने दिन टिकने वाले हैं? कल की तारीख में रुपए खत्म होने पर कोई नई चाल भी तो चल सकता है। किसी बहाने लखनऊ आकर अगर फिर से रोशनी को परेशान करे तब। इसीलिए वो चाहता था कुछ ऐसा ताना बाना बुनना जिससे रोशनी हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त से आजाद हो जाए और बेफिक्र हो जाए अपने भाई की तरफ से। और अपने इस मकसद में अब वो कामयाब भी हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास लिखित में कोर्ट पेपर के दस्तावेज थे कि उसने रोशनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भाई का अपनी बहन रोशनी के प्रति कितनी घटिया सोच है, इसका वीडियो भी उसने बना लिया था, जिससे अगर कभी भविष्य में वो रोशनी से संबंध जोड़ना भी चाहे तब उन परिस्थितियों में वो इस बात को सिद्ध कर सके कि शराब के नशे में टुन इस भाई के आगे रोशनी का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अपने भाई का घर छोड़कर उसने कोई गलत काम नहीं किया, और वैसे भी अब वो बालिग हो चुकी है, इसीलिए किसके साथ उसे रहना है और कहाँ रहना है, इस संबंध में अपना स्वतंत्र फैसला लेने का उसे पूरा अधिकार है। रमन को टुन अवस्था में देख पहले तो उसका दिल किया कि उसको यूं ही पड़ा रहने दे और वापस हो ले, लेकिन फिर उसे ख्याल आया अगर अब इसका कोई नशेड़ी दोस्त इधर आ जाए तो इसके पूरे रुपए वो मार देगा, और जब तक इसे होश आएगा तब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा ये। फिर उसके दिल में एक बात यह भी आई, क्यों ना वो खुद ही इसके सारे रुपए लेकर आराम से निकल ले, क्योंकि उसका मकसद तो पूरा ही हो चुका है। फिर ख्याल आया, यार ये तो गलत होगा, आखिर जैसा भी है पर है तो रोशनी का भाई ही,
तभी विनीत की नजर सामने पड़ी एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी को देखा तो उसमें करीम के बारे में लिखा था, आज रात तक ही वो इस गांव में रहेगा और कल सुबह लड़कियों के साथ मुंबई चला जाएगा, इसलिए सिर्फ आज तक का ही समय है उसके पास रोशनी को उसे सौंपने का। डायरी में ये भी लिखा था कि ये खुद उससे मिलने आज रात आएगा और उसे 20,000 नकद देकर रोशनी को भी उन 8 लड़कियों के साथ ले जाएगा जो पहले से उसके साथ मुंबई जाने को तैयार है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था। ये देखते ही विनीत के दिल में उथल पुथल मच गई और वो उन सभी लड़कियों के बारे में सोचने लगा जो इस करीम के चुंगल में फंसी हुई थी। यद्यपि इस समय वो कोई बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को गवारा नहीं कर पा रही थी कि उसके गांव की इतनी सारी लड़कियों को कोई बरगला कर ले जाए, मन भावन सपने दिखाकर उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाए और उन्हें विदेशियों के हाथों मोटी रकम में बेचकर उनकी जिंदगी को नरक बना दे। उसे इस बात की भी आशंका थी, अगर वो पास के पुलिस स्टेशन पर फोन मिलाता है तो उल्टे वो ही फंस सकता है, क्योंकि ये बड़े सौदागर पहले से ही सब सेटिंग कर लेते हैं और अक्सर बड़े बड़े नेताओं से भी इनका मिलना जुलना होता है। काफी देर तक वो इसी उधेड़-बुन में रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने गांव की पुलिस को फोन करने की बजाय अपने एक दोस्त क्राइम ब्रांच में कार्यरत सीनियर इंस्पेक्टर रंजन को फोन मिलाया और डिटेल में उसे सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर रंजन ने कहा, बहुत अच्छा किया दोस्त जो तुमने मेरे को इस करीम के बारे में बताया। मैं अभी दल बल और प्रेस वालों के साथ 3 घंटे में पहुंचता हूं। तुम रोशनी का सौदा उसे पक्का कर लो और उसे 2 घंटे बाद वहीं पर बुला लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसने सोचा रमन के ही मोबाइल से करीम को फोन करके उसे बुलाऊं जिससे उसे कोई शक भी ना हो, लेकिन इसके पहले ही वो करीम को फोन करता। अचानक रमन की मोबाइल की घंटी बजने लगी। विनीत ने मोबाइल उठाया तो देखा करीम का ही नंबर था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो डियर, तुम्हारी बहन रोशनी आई या अभी नहीं आई? उधर से पूछा गया। विनीत ने अपनी आवाज बदलकर रमन की आवाज में उसे कहा, रोशनी अभी 2 घंटे बाद आएगी। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है, पर पैसा 20,000 मेरी रोशनी के लिए बहुत कम है। मैं इतने में सौदा नहीं करूंगा, कम से कम 25,000 देने को अगर राजी हो तब तो आ, वरना जो लड़कियां तेरे साथ है तू उन्हें लेकर चला जा। मेरी रोशनी उन लड़कियों जैसी नहीं है, थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर सुंदरता में उन सभी लड़कियों से वो 21 है। इस समय विनीत ने कुछ ज्यादा ही शराब पी लेने की एक्टिंग करते हुए लड़खड़ाती जुबान में उसे ये बात कही, जिसे करीम यही समझे कि रमन ही उससे बात कर रहा है। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए सौदे से मुकर रहा है। देख, सिर्फ आज रात का ही समय है, बाद में तेरे को 20 तो क्या 2,000 भी कोई नहीं देगा। रख साले फोन और दोबारा कॉल न करना। मेरी रोशनी की कीमत बढ़ाने की बजाय घटाने की बात करता है। अब अगर कॉल किया ना तो 30,000 अंटी में बांधकर कॉल करियो, आया समझ में? विनीत ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, अरे आना, मैं 25 पर राजी हूँ और अभी 25 लेकर आता हूँ। ठीक है, पर दारू की 2 बोतल भी साथ लाना, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त विनीत के लिए जो रोशनी को लेकर 2 घंटे में आने वाला है, और मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए विनीत और रोशनी को कोका कोला बताकर उनके हलक में भी दारू उतारनी होगी। फिर दोनों टून हो जाएंगे तो रोशनी खुद पे खुद तेरे साथ चली जाएगी, क्योंकि आ तो रही है वो, पर कब उसका दिमाग फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मैं 2 घंटे बाद ही आऊंगा। और सुन, रोशनी जैसे ही वहाँ आए मुझे फोन कर बता देना, फिर आधे घंटे में ही मैं पैसा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। ये कहकर विनीत ने फोन काट दिया। रमन टुन था। करीब 2 घंटे बाद आने वाला था करीम, और रंजन ने 3 घंटे बाद आने की बात कही थी। विनीत के समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। 2 घंटे बाद करीम आ जाएगा और रोशनी को न पाकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कहीं ऐसा ना हो सारा खेल बिगड़ जाए और वो खुद किसी मुसीबत में फंस जाए। विनीत बहुत देर तक इसी उधेड़-बुन में उलझा रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उसे इस बात की थी कि रोशनी इस समय नहीं थी और रोशनी को न पाकर कहीं उसे शक न हो जाए कि उसके साथ कहीं कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है। इसलिए उसे जो कुछ भी करना था बहुत शीघ्र और सोच समझ कर करना था,
क्योंकि इस समय उसकी एक छोटी सी गलती भी सारा खेल बिगाड़ सकती थी। यहाँ तक कि उसकी और रमन की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि करीम जैसे अपराधी किस्म के लोग किसी की जान लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि इनके बचने के बहुत सारे रास्ते इनके पास होते हैं और हमारा खोखला सिस्टम भी इनकी ही मदद करता है। काफी देर तक सोचने विचारने के बाद विनीत ने कुछ निश्चय किया और रंजन को फोन लगाकर बोला, सुनो रंजन, अब से कोई 2 घंटे बाद करीम यहाँ आ जाएगा। मैं और रमन दोनों तुम्हें टून अवस्था में मिलेंगे। इसी बीच मैं तुम्हें एक मिस कॉल दूंगा और तब तुम समझ लेना कि करीम यहाँ आ गया है और तब तुम रमन के नंबर पर फोन करना कि तुम रोशनी को लेकर आ रहे हो और 1-2 और लड़कियां भी तुम्हारे साथ हैं। अगर व्यवस्था हो जाए तो उनका भी करीम से सौदा करवा देना और मेरे को प्रत्येक लड़की पर 2000 कमीशन दे देना, क्योंकि मेरा भी तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। इस तरह से जब तुम फोन पर बात करोगे तो तुम पर कोई शक नहीं करेगा और ये करीम तब और भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेगा और यहाँ आते ही आसानी से तुम उसे दबोच सकोगे। रंजन ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे जिसे करीम हमारा इंतजार करे। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां करीम जैसे बदमाशों की कमजोरी होती है और लड़की का लालच देकर इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में इन बदमाशों की बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं करती। ठीक है दोस्त, आगे जैसा तुम समझो वैसा ही करना, क्योंकि करीम जैसे अपराधियों से निपटना तो तुम्हारा रोज का काम है और इन अपराधियों की नस नस से तुम लोग वाकिफ भी होते हो। वैसे तूने पहना क्या है इस समय? रंजन ने पूछा। मतलब मेरा मतलब ये है, अगर कोई नया आदमी तुझसे पहली बार मिले तो किस तरह तुझको पहचानेगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। किस रंग का शर्ट है तेरे बदन पर इस समय? रेड कलर का, जिसमें गोल्डन कलर के स्टील के बटन हैं। लेकिन थैंक्स दोस्त, अभी सवाल ज्यादा मत कर, बाद में सब समझ जाएगा तू। बाय बाय, विनीत ने कहा और फोन रख दिया। इस समय उसकी बुद्धि बहुत तेजी से काम कर रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने अचानक रमन की जेब से पूरे 23,500 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तलाशी में उसकी जेब में पहले से पड़े 500 रुपए के नोट भी उसने निकालकर अपनी जेब में रख लिए। फिर जैसे तैसे 2 घंटे और बीत गए और करीम आ गया। अच्छी बात यह थी कि वह अकेला ही था इस समय, उसके साथ और कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, विनीत ने खुद को भी रमन के ऊपर लुढ़का लिया और रंजन को मिस कॉल दे दिया। करीम अंदर आया और 2 शराबियों को एक दूसरे पर लुढ़का देख मन ही मन बुदबुदाया। साले शराबी इतनी पी बैठे हैं, इन्हें उठाना भी टेढ़ी खीर है। तभी रमन के फोन की घंटी बज उठी। करीम ने फोन उठा तो उधर से आवाज आई, सुन रमन भाई, कोई आधे घंटे में हम रोशनी को और 2 और मस्त लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे और वो तुम्हारा व्यवसायी दोस्त भी मस्त हो जाएगा। बेमिसाल हुस्न से भरपूर है दोनों लड़कियां और चूंकि ये दोनों अपने घर से भागी हुई है, इसलिए इनके वापस लौटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब ये है दोस्त, इस समय अगर उन्हें सिर्फ बढ़िया भोजन, पानी और मस्ती मिलती रहे तो इतने में ही उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो करीम से दोनों का सौदा 22-22 में तय कर लियो तो 21-21 मेरे और 1-1 तेरे कमीशन के हो जाएंगे। अब बोल, ठीक है ना? क्यों जल्दी बोलना पागल, किस दुनिया में है? कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं पी ली? यहाँ दोनों पीकर लुढ़के हुए हैं तो बोलेंगे कैसे? मैं व्यवसायी करीम ही बोल रहा हूँ, अभी अभी आया हूँ। अगर माल मस्त है तो आप सौदा पक्का समझो, आप आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। करीम ने कहा, ये दूसरा कौन है? कहीं विनीत तो नहीं है? और क्या दोनों टुन है? मैं नहीं जानता कि ये दूसरा कौन है, पर यहाँ इन दोनों के सिवा और कोई नहीं है। दूसरे वाले की शर्ट रेड कलर और उसमें बटन गोल्डन कलर स्टील के तो नहीं है ना? हाँ, रेड कलर की शर्ट और स्टील के ही बटन है, फिर तो वो विनीत ही है, रमन का दोस्त। दोनों एक नंबर के शराबी और जुआड़ी हैं।
पैसा फेंको और तमाशा देखो, बस यही इनकी पहचान है। वैसे बड़े काम के हैं दोनों, क्योंकि पैसा देकर चाहे कुछ भी करवा लो इनसे, जबकि कुछ तो ऐसे नमक हराम होते हैं जो पैसा भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। सही कहा भाई आपने, मैं भी भरोसा करके ही आज रात भर और रुका हूँ, क्योंकि रमन ने कहा था कि उसकी बहन रोशनी आज जरूर आ जाएगी, वरना जो 8 लड़कियां हैं मेरे पास में, उनको लेकर मैं कल ही मुंबई चला गया होता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।